तो ये था डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते। अब हम निकालेंगे पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास। टू पॉइंट मास सिस्टम, टू पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो सपोज करो दो पार्टिकल है m1 और इधर m2, दोनों के बीच की दूरी है d। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच पे, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। मान लो यहां पे कहीं लाई कर रहा है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास की r1, और यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं कितनी, r2। ये r1 डिस्टेंस पर है और ये r2 डिस्टेंस पर है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही, ठीक है, पहले तो देखो r1 प्लस r2 कितना होगा आपका, d होगा। ठीक है, r1 प्लस r2 आपका d होगा। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लू, सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लू, तो ये r1 r2 देखो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा इसको, माइनस r1 वेक्टर, क्योंकि ये इस तरफ लाई कर रहा है, और r2 ये आपका प्लस r2 होगा। अगेन जो मास मूवमेंट है m1 r1 इक्वल टू m2 r2, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर क्या इक्वल टू 0 आएगा। माइनस m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। पहली चीज तो इन दोनों का सम डिस्टेंस के बराबर होगा। दूसरा माइनस m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। यहां से आ जाएगा आपका m1 r1 मैग्नीट्यूड फॉर्म में m2 r2 के बराबर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से आ जाएगा m1 बाय m2 इक्वल टू r2 बाय r1। तो आप देखोगे यहाँ पे मास और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका r कम होगा उसका मास, सॉरी जिसका मास ज्यादा होगा उसका r कम होगा। मतलब जो बॉडी ज्यादा भारी होगी सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा पास होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा नजदीक होगा, उससे r इसकी कम होगी। ठीक, अब डिस्टेंस कैसे निकाले हम लोग, आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो करना आता ही है, तो कंपोनेंडो कर दो इसमें m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू r2 प्लस r1 डिवाइडेड बाय r1। न्यूमरेटर को ऊपर नीचे प्लस कर दिया मैंने, m1 प्लस m2, ठीक है। r2 प्लस r1 क्या हो जाएगा आपका d, तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू d। अगर आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है तो r1 ऐसे निकल जाएगा आपका, और r2 बराबर कैसे निकलेगा, सिमिलरली r1 के लिए m2 आ रहा है तो r2 के लिए क्या आएगा, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू d। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर उसको माइनस कर दो, r2 बराबर d माइनस r1 कर दो तो भी आ जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है, क्या आएगा, बात समझ में आई। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 mn, मतलब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, इधर आएगा डेल्टा RCM, इधर आएगा डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 2 kg को वाली बॉडी को मैंने 4 मीटर शिफ्ट किया और RCM वहीं पे रहा, तो डेल्टा RCM की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, जल्दी बोलो, 0। क्या बोला, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट सेम पोजीशन, मतलब डेल्टा RCM आपका 0 हो गया। m1 डेल्टा R1, m1 की वैल्यू कितनी 2 kg,
डेल्टा R1 ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो डेल्टा R1 की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे हम लोग 4, M2 कितना है आपका 6, डेल्टा R2 वेक्टर नीचे आ जाएगा इनका मास 2 + 6, वैसे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां से डेल्टा R2 कितना आ जाएगा आपके पास, डेल्टा R2 वेक्टर आ जाएगा 4 2 जा 8 -8/6, आई थिंक -4/3 होगा, तो -4/3 मीटर का मतलब है सही किया ना मैंने, -4/3 मीटर का मतलब क्या है, किधर शिफ्ट होगा ये, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना 4/3 मीटर, तब जाके वो सेंटर ऑफ मास वहीं पे ही रहेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। दो बॉडी है, इधर ले लो 8 kg, इधर ले लो 12 kg, इनका सेंटर ऑफ मास इसके नजदीक होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इस 8 kg वाले को मैंने ऊपर की तरफ मूव किया 3 सेंटीमीटर, और 12 kg वाले को मूव किया, और सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ, 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो हमें फाइंड करना है कि 12 kg में कितना शिफ्ट किया। फाइंड शिफ्ट इन 12 kg, 12 kg वाले को कितना शिफ्ट किया होगा मैंने, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कर पाओगे मुझे लगता है, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। हमने कौन सा फॉर्मूला बताया, डेल्टा RCM, दो मास है तो दो मास के लिए लिख देते हैं M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब देखो डेल्टा RCM नीचे आ रहा है तो -1 लिखेंगे, नीचे की तरफ मैंने माइनस माना है, ऊपर की तरफ प्लस माना है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। M1 R1 डेल्टा R1 कितना चेंज हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 8 × 3 प्लस M2 डेल्टा R2 वेक्टर 8 + 12, सॉरी M2 की वैल्यू भी लिख दो यहाँ पे 12, 12 8 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20, 8 3 जा 24 प्लस 12 डेल्टा R2 वेक्टर, तो 12 डेल्टा R2 वेक्टर हो जाएगा आपका -44, तो डेल्टा R2 वेक्टर हो जाएगा आपका -44/12, 4 11 जा 3 सेंटीमीटर, -11/3 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये नीचे आ रहा है, 11/3 सेंटीमीटर से नीचे आएगा, तब इसका सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट होगा। आई बात समझ में? चलो देखो आगे हम, तो हमारे पास RCM का फॉर्मूला क्या था, RCM का हमारे पास फॉर्मूला आया था M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर डैश 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 Mn Rn वेक्टर, और नीचे था M1 + M2 + M3, मतलब टोटल मास, तो कैपिटल M लिख देता हूं मैं, टोटल मास। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर बन जाएगा क्या, drCOM/dt, और इधर क्या हो जाएगा M1
dr1 vector by dt m2 dr2 vector by dt plus dash 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 mn drn vector by dt divided by total mass। अब drcm by dt क्या हो गया, ये क्या बन गया, क्या ये vcm हो गया, क्या ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बन गया ये? तो इसको लिख देंगे हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो जाएगा, m1 v1 पहले इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, m2 वेक्टर में लिखो m2 v2 वेक्टर डैश 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 mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछी है तो आप लगाओगे फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 और ठीक है डिवाइडेड बाय टोटल m। अब यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर mn vn वेक्टर। मास इनटू वेलोसिटी, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? फोर्स मोमेंटम। मोमेंटम तो ये मोमेंटम हो जाएगा किसका? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। और ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम आया वही पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है। तो पी सिस्टम, सिस्टम ऑफ का जो मोमेंटम है वो सभी पार्टिकल के मोमेंटम का इंडिविजुअल सम होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है। अब देखो अगर मैं ये VCM को यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट करता दोबारा से, तो VCM को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या एक्सीलरेशन आ जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 m2 a2 mn an वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1, m1 a1 क्या हो गया ये? m1 a1 क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स मास इनटू फोर्स हो जाएगा ये f1 f2 fn वेक्टर। और मास इनटू सेंटर ऑफ मास क्या हो गया आपका? एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास, ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी पे कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, विच इज द सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। आई बात समझ में? चलो अब देखो, अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कब आता है? मान लो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? इफ स्टार बना के लिख लो, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू भी 0 है। बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी पे एक्सीलरेशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? 0। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट।
ठीक है, जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो मूवमेंट सॉरी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट आ गया, तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, और उसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा? जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल होगा व्हेन F एक्सटर्नल जीरो हो। इस चीज का ध्यान रखना, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, F एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो होगा किस पर? पूरे सिस्टम पर, ऑन सिस्टम। सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, वो जीरो हो, तो आपका मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं, कहां पर कंजर्व रहेगा। अब जैसे दो चार्जेस ले लिए मैंने, प्लस Q1 चार्ज, आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। सपोज करो इसका मास M1 है, पॉइंट, एक इधर ले लिया मैंने M2, और इस पे चार्ज ले लिया माइनस Q2। क्या ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है? यस सर। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या पूरे सिस्टम पर? सिस्टम क्या है? ये पूरा सिस्टम, ये आपका पूरा सिस्टम बन गया। सर ये तो एक बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है इनको मूव कराने के लिए? सर क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है? हाँ बेटा, आइसोलेट सिस्टम। तो बाहर से बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो है। सो तो इनका जो मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ Q1 प्लस Q2 दोनों का, Q1 प्लस Q2, ये पूरा एक सिस्टम हो गया, इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा, सॉरी कंजर्व रहेगा। मतलब जो भी मोमेंटम था, मान लो मूव कर रहा हो तो उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, आपने कभी पटाखे फोड़े? अभी दिवाली का समय आ रहा है, तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं? पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखे पे जब आग लगाते हैं, ठीक है, वैसे बत्ती निकली होती है इसमें, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहता है, मूव कर रहा है, रेस्ट पर है? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, सेंटर ऑफ मास। पटाखा फूटता है, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया। अब इन सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, कहां आएगा? जहाँ वो पटाखा इसी पॉइंट पे आना चाहिए, क्योंकि ये पटाखा जो फूटा, क्या वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण फूटा या इंटरनल फोर्स के कारण फूटा? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स के कारण फूटा, बाहर से किसी ने इस पर फोर्स नहीं लगाया। ठीक है, तो इन सभी पार्टिकल, जो भी जितने पार्टिकल्स हुए, इन सबका अगर आप M1 R1 M2 R2 M3 R3 करके अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वहीं पर आएगा ये।
ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पर है, तो अगर बॉडी में एक्सप्लोजन हो जाता है तो उनका सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहेगा। तो अगला पॉइंट लिखो स्टार बना के, इफ सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट एंड बॉडी एक्सप्लोड्स, एक्सप्लोड हो रही है किसके कारण? ड्यू टू इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स के कारण, देन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा है। सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट एट सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो बॉडी मूव कर रही है, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ सेंटर ऑफ मास मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी और फिर बॉडी में एक्सप्लोजन हो जाता है, इफ सेंटर ऑफ मास moves at constant velocity and body explodes, तो क्या होगा बताओ? तो भी उसका सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। बॉडी चल रही है, बॉडी में एक्सप्लोजन हुआ, एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल इधर, तो अगर दोनों पार्टिकल का मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो उसी वेलोसिटी से चलता हुआ मुझे मिलेगा m1 v1 m2 v2 करके। ठीक है, ठीक है, एंड बॉडी एक्सप्लोड्स किसके कारण? इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल मत लिख देना। देन सेंटर ऑफ मास विल रिमेन मूव एट कांस्टेंट एट सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में विथ एंड एट सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे मान लो ये बॉडी थी, v से मूव कर रही है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से ही मूव करेगा। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है?